आज हम बात करेंगे अरस्तु के न्याय सिद्धांत की। क्या? अरस्तु के न्याय सिद्धांत की। पिछली वीडियो में हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को भी ठीक प्रकार से समझाया था, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। यदि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को आपने ठीक से समझ लिया है तो अरस्तु के न्याय सिद्धांत को समझने में भी हमें किस प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सर्वप्रथम मैं आपको कहना चाहूंगा कि अरस्तु ने अपने न्याय सिद्धांत का जो वर्णन किया है वह अपनी पुस्तक एथिक्स में किया। विशेषकर किसमें किया है? अपनी पुस्तक एथिक्स में। ठीक है, मतलब विशेषकर इन्होंने न्याय का जो वर्गीकरण किया है वो एथिक्स में किया है, ये ध्यान रखने का। ठीक है, अब सबसे पहले हम अरस्तु के न्याय सिद्धांत की बात करेंगे बारकर के शब्दों से। किसके शब्दों से? बारकर के शब्दों से। बारकर क्या करें कि अरस्तु के लिए न्याय कानूनी न्याय से कुछ अधिक है। क्या? कानूनी न्याय से कुछ अधिक है। इसमें कुछ नैतिक विचार सम्मिलित हैं। ध्यान दें, इसमें कुछ नैतिक विचार सम्मिलित हैं जो साधुता शब्द में निहित हैं। इसका मतलब यहाँ ये हो गया, वास्तव में जब हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अध्ययन किया था तो प्लेटो न्याय का क्या अर्थ बता रहे हैं कि न्याय का सामान्य सा अभिप्राय है कि वास्तविक रूप में प्रत्येक व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो उसकी योग्यता है, उसके अनुसार उसे अपना कार्य करना चाहिए। कहने का भावार्थ यह है कि वास्तविक रूप में प्लेटो कह रहे हैं कि न्याय मानव मन की आत्मा की वस्तु है। मानव आत्मा की वस्तु है, मतलब वो वास्तविक रूप में न्याय को अंतरात्मा का गुण मान रहे थे। कौन? प्लेटो। जबकि अरस्तु क्या करें, फिर दोहराएं, अरस्तु के न्याय कानूनी न्याय से कुछ अधिक है। ये नहीं कि कानूनी न्याय की बात नहीं कि कानूनी न्याय से कुछ अधिक है, इसमें कुछ नैतिक विचार सम्मिलित हैं। इसमें कुछ नैतिक विचार सम्मिलित है जो साधुता शब्द में निहित है। इसका मतलब यहाँ वास्तविक रूप में अरस्तु के न्याय में नैतिक विचार और कानूनी न्याय का समन्वय किया गया है। ये हो गया बारकर की बात। तो विशेषकर एग्जाम में किसी न किसी रूप में बात पूछ ली जाती है कि ये कोटेशन किसने कही, तो बारकर ने कही। क्लियर? अब हमें देखना यह है कि अरस्तु न्याय का क्या अर्थ ले रहे हैं। देखो, प्लेटो तो क्या कह रहे हैं कि मानव अंतरात्मा का गुण है। ये कौन? न्याय। इसका मतलब वास्तविक रूप में प्लेटो न्याय को आंतरिक वस्तु मान रहे थे, जबकि अरस्तु इसको बाहरी वस्तु मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? बाहरी वस्तु मान रहे हैं। ध्यान दें, अरस्तु क्या कह रहे हैं इसका अर्थ बताते हुए, अरस्तु न्याय को, ध्यान दें, न्याय को समस्त सद्गुणों का समूह मानता है। ध्यान दें, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा एग्जाम पूछ ली जाती है और उसके ऊपर किसी न किसी प्रश्न बनता है। क्या? कि अरस्तु न्याय को समस्त सद्गुणों का समूह मानता है। सब सद्गुणों का समूह मान रहे हैं, मतलब सभी प्रकार के जो सद्गुण है उन सब सद्गुणों का इसमें समन्वय सबसे सर्वोच्च है। ये अगली बात क्या करें कि न्याय सद्गुण का, क्या? न्याय सद्गुण का व्यवहारिक रूप है। ध्यान दें, क्या? न्याय सद्गुण का, ध्यान दें, न्याय सद्गुण का व्यवहारिक रूप है। कैसे? ध्यान दें, जबकि प्लेटो वास्तविक रूप में यही कह रहे थे बस, क्या? कि जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार अपना कार्य करे। लेकिन यहाँ अरस्तु क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में न्याय सद्गुण का व्यवहारिक रूप है, मतलब सद्गुणी तो हो लेकिन उस सद्गुण का व्यवहार में प्रयोग होना चाहिए तो ही न्याय है। कैसे? जैसे विवेकी होना सद्गुण है। भाई प्लेटो ने 3 सद्गुणों की बात की थी, क्या क्या? विवेक, साहस और तृष्णा। लेकिन यहाँ अरस्तु आगे बढ़ रहे हैं इससे कि विवेकी होना सद्गुण है। जैसे प्लेटो 3 गुण बता रहे हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, इससे आगे नहीं बढ़ रहे हो। लेकिन अरस्तु क्या करें, विवेकी होना सद्गुण तो है लेकिन इसके साथ में विवेकपूर्ण आचरण करना न्याय है। अब ध्यान दें, क्या विवेकी होना सद्गुण है? अरस्तु कह रहे हैं कि बुद्धिमान होना सद्गुण है, साहसी होना सद्गुण है। अब विवेकपूर्ण आचरण कर रहा है व्यक्ति तो वह न्याय है, मतलब बुद्धिमान है, सद्गुण हो गया, लेकिन इसको व्यवहार में प्रयोग करे। तो इसलिए अरस्तु न्याय के क्या अर्थ बता रहे हैं कि न्याय सद्गुण का व्यवहारिक रूप है। सद्गुण जैसे मान लीजिएगा विवेक है, साहस है, ठीक है। अब विवेकी होना सद्गुण और विवेकपूर्ण आचरण करना न्याय है, मतलब
जो सद्गुण आपके अंतर्गत है उस सद्गुण के अनुरूप यदि आचरण आप कर रहे हैं तो आप न्यायी हैं। कौन कह रहे हैं? अरस्तु कह रहे हैं। अब इसके बाद में दूसरी बात लेंगे हम क्या, कि अरस्तु ने न्याय का वर्गीकरण भी किया है, जबकि प्लेटो ने ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया था। उन्होंने केवल सामान्य न्याय की बातें की थी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अभी मैं आपको बता चुका हूं पीछे। तो ध्यान दें, न्याय का वर्गीकरण कैसे कर रहे हैं, कौन सी पुस्तक में कर रहे हैं? एथिक्स में। कौन सी पुस्तक में? एथिक्स में। यहाँ पर सबसे पहले न्याय के दो प्रकार बता रहे हैं, सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय, नोट कीजिएगा, सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। आप सामान्य न्याय का क्या बता रही है? सामान्य न्याय का सामान्य से आप ध्यान रखेंगे आपकी संपूर्ण अच्छाई। क्या? संपूर्ण अच्छाई ही न्याय है। संपूर्ण अच्छाई न्याय। इसका एक्सप्लेन करते हुए क्या करेंगे कि सभी सद्गुण, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, विवेकी है, साहसी है, सद्गुण हो गए। सभी सद्गुण, क्या? सभी सद्गुणों तथा समग्र साधुता न्याय है। फिर से, सभी सद्गुणों तथा समग्र साधुता न्याय, मतलब संपूर्ण अच्छाई, पूर्ण अच्छाई सामान्य न्याय है। जबकि विशिष्ट न्याय क्या है? विशिष्ट न्याय का अर्थ बता रहे हैं कि सामान्य न्याय का ही एक अंग है। विशिष्ट न्याय सामान्य न्याय का एक अंग है। इसका मतलब यहाँ संपूर्ण अच्छाई है तो ये क्या होगी? संपूर्ण अच्छाई का एक अंग होगा, एक हिस्सा होगा। ये तो संपूर्ण अच्छाई है, ये संपूर्ण अच्छाई का एक हिस्सा होगा। कैसे? ध्यान दें, विशिष्ट न्याय क्या है? सामान्य न्याय का ही एक अंग है। क्या? विशिष्ट न्याय सामान्य न्याय का एक अंग है। कैसे? विशिष्ट न्याय से युक्त, क्या? विशिष्ट न्याय से युक्त व्यक्ति वह है। क्या? विशिष्ट न्याय से युक्त व्यक्ति वह है जो श्रेष्ठ कानून का समुचित पालन करता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में जो नियम निर्धारित किया गया है उसका उसके द्वारा पालन किया जाना चाहिए। यदि उस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा वह व्यक्ति न्यायी नहीं। अब समझे, अब ये सामान्य अर्थ बता दे विशिष्ट न्याय का, लेकिन अब यहाँ अरस्तु विशिष्ट न्याय के भी दो प्रकार बता रहे, वितरणात्मक न्याय और संशोधनात्मक न्याय। इसको अनुपातिक न्याय भी कहते हैं। क्या? इसको अनुपातिक न्याय भी कहते हैं। नंबर एक वितरणात्मक न्याय, दूसरा संशोधनात्मक न्याय। क्या? वितरणात्मक न्याय, संशोधनात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ बता रहे हैं कि प्रत्येक का उसकी योग्यता अथवा पात्रता के अनुसार भाग निश्चित करने में है। मतलब वितरणात्मक न्याय क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का उसकी योग्यता अथवा पात्रता के अनुसार भाग निश्चित करना है। मतलब जो उसकी योग्यता है, जो उसकी पात्रता है, उसके हिसाब से उसको दिया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब समान रूप में वितरण किया जाना चाहिए। किसके आधार पर? योग्यता और पात्रता के आधार पर। संशोधनात्मक न्याय क्या है? इसके आधार पर राज्य अपने नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है। क्या? इसके आधार पर राज्य वास्तविक रूप में हम ये कहेंगे कि व्यक्ति के व्यवहारों को निश्चित करता है, पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करता है। और पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने के लिए भी यहाँ पर दो प्रकार बता रहे, ऐच्छिक न्याय और अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक, ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर विद्यार्थियों को नहीं पता होता है। संशोधनात्मक न्याय के अंतर्गत भी दो प्रकार बता रहे, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक में क्या होता है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति आपस में मिलकर के समझौता कर लेते हैं और समझौता करने के बाद में यदि वे अपने समझौते का पालन नहीं करते हैं इसका मतलब वो न्यायी नहीं है। यहाँ पर क्या है? अनैच्छिक। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई समझौता नहीं हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार कर रहा है और हम ये कहें कि वास्तविक रूप में उससे, अर्थात एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कुछ धन लिया है और उसके बाद में वह उस धन को वापस नहीं देना चाह रहा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये अन्याय होगा, न्याय नहीं है। तो संशोधनात्मक न्याय कितने हो गए? ऐच्छिक और अनैच्छिक। ये हो गया इसका न्याय का वर्गीकरण। फिर से न्याय का वर्गीकरण एथिक्स में किया है, दो प्रकार बता रहे हैं। सामान्य से आपको ये ध्यान रखना है, सामान्य न्याय, विशिष्ट न्याय। क्लियर? विशिष्ट न्याय के कितने प्रकार बता रहे हैं? दो, वितरणात्मक न्याय, संशोधनात्मक न्याय। क्या? वितरणात्मक न्याय, संशोधनात्मक न्याय। संशोधनात्मक न्याय भी ऐच्छिक और अनैच्छिक, ये इसका वर्गीकरण होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इसमें किसी भी रूप में कोई प्रश्न पूछा जाए तो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लेटो ने ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया था, अरस्तु ने वर्गीकरण किया। और कहाँ किया? एथिक्स में। कौन सी पुस्तक में? एथिक्स में भी 5वें अध्याय में। कौन से अध्याय में? 5वें अध्याय में, ध्यान रखेंगे। अब ये बात क्लियर होगी। इसके बाद में हम अरस्तु के न्याय को बहुत बढ़िया तरीके से समझे तो इसका सबसे अच्छा तरीका है
कि प्लेटो व अरस्तु के न्याय में अंतर को देख ले। देखो ये बात ठीक है, वास्तविक रूप में कुछ हद तक प्लेटो और अरस्तु दोनों ही न्याय को एक सद्गुण मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? सद्गुण मान के चल रहे हैं, एक नैतिक वस्तु भी मान के चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहें कि किसी न किसी रूप में प्लेटो और अरस्तु दोनों ही आदर्श राज्य का आधार भी न्याय को मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ समानता होगी, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर भी है। मतलब प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में और अरस्तु के न्याय के सिद्धांत में अंतर भी है। यह भी एग्जाम में किसी न किसी रूप में नेट जेआरएफ फर्स्ट ग्रेड में पूछा ही जाता है, कॉलेज लेक्चर में ये विशेषकर पूछ लिया जाता है। तो समझे इसको भाई। पहला अंतर क्या बन रहा है कि प्लेटो का जो न्याय है वो कर्तव्य मूल रहता है। वो तो केवल कर्तव्य की बात करें कि आप अपने, मतलब मैंने आपको परिभाषा बता दी प्लेटो न्याय की, कि प्रत्येक व्यक्ति का जो नियत निश्चित कर्तव्य है उसे वही कार्य करना चाहिए। जैसे विवेक, शास्त्र, तृष्णा। विवेक से दार्शनिक शासक बन गया, शास्त्र से सैनिक वर्ग, तृष्णा से उत्पादक वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग को या जिस व्यक्ति में जिस तत्व की प्रधानता है वह वास्तविक रूप में उसी कार्य को करे, अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। इसका मतलब प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है और अरस्तु का क्या है? अधिकार मूलक है। ध्यान दें, हम संक्षिप्त में ले रहे हैं अधिकार मूलक। ये पूछ लिया जाता है कि अरस्तु का न्याय अधिकार मूलक है या कर्तव्य मूलक है, आपका आंसर होगा अधिकार मूलक। दूसरा अंतर क्या है कि प्लेटो कार्य विभाजन पर बल देते हैं, क्लियर बात है। जैसे विवेक, शास्त्र, तृष्णा, इसके आधार पर 3 वर्ग बन रहे हैं, दार्शनिक शासक, सैनिक, उत्पादक, क्लियर। इन सबका कार्य विभाजित कर दिया गया है। दार्शनिक शासक अपना कार्य करे, सैनिक अपना कार्य करे, उत्पादक वर्ग अपना कार्य करे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। कार्य विभाजन की बात करें, जबकि अरस्तु ऐसा कोई विभाजन नहीं कर रहे हैं। ये तो आनुपातिक समानता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आनुपातिक समानता की। जैसे वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत आपको मैंने समझाया था। किसकी बात करें? आनुपातिक समानता की। ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी अक्सर आनुपातिक समानता प्लेटो के बारे में बताते हैं, जबकि क्या है? अरस्तु की बात है। अगला तीसरा अंतर, प्लेटो ने न्याय का केवल सामान्य स्वरूप बताया है। क्या बताया? केवल सामान्य स्वरूप की चर्चा की है, जबकि अरस्तु ने इसके वर्गीकरण किए, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। मतलब अरस्तु ने न्याय के 2 प्रकार बताए सामान्य रूप में, सामान्य न्याय, विशिष्ट न्याय। विशिष्ट न्याय के भी 2 प्रकार बताए, 2 प्रकार में संशोधनात्मक न्याय के भी 2 प्रकार बताए। ठीक है, इसके विभिन्न प्रकार बताए। अगला अंतर क्या है? प्लेटो का न्याय मनोवैज्ञानिक तत्व पर आधारित है, जबकि वास्तविक रूप में अरस्तु के न्याय की बात करें तो इसके अंतर्गत कानूनी अंश भी मौजूद है। कानूनी अंश भी मौजूद है। आपसे पूछ लिया जाता है कि प्लेटो का न्याय नैतिक न्याय है, 3 विकल्प और दे दिए जाएंगे तो नैतिक न्याय है। अरस्तु का कानूनी भी है, अरस्तु का कानूनी भी, जैसा कि बार करके शब्दों से स्पष्ट है। अगला क्या है? चौथा, कि प्लेटो न्याय को अंतरात्मा गुण मानते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्लेटो न्याय आंतरिक वस्तु है, अरस्तु का न्याय बाहरी वस्तु है। तो प्लेटो अंतरात्मा गुण मानते हैं न्याय को, जबकि अरस्तु इसको बाहरी वस्तु मानते हैं। क्लियर? क्या मानते हैं? बाहरी वस्तु मानते हैं। तो ये कुछ अंतर हो गया, आप इसके आधार पर भी इसको समझ सकते हैं। इसके बाद में विशेषकर इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कि वास्तविक रूप में अरस्तु के न्याय के सिद्धांत में कुछ कमियां भी हैं। कैसी हैं कमियां? ध्यान दें। पहली कमी क्या है? अरस्तु की न्याय अवधारणा नैतिक अधिक कानूनी कम है। क्लियर बात है। मतलब वास्तविक रूप में, क्योंकि अरस्तु विशेषकर न्याय का अभिप्राय सदाचार से ही ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? सदाचार से ले रहे हैं। इसलिए यह अवधारणा क्या है? नैतिक अधिक है, कानूनी कम है। इसका मतलब ये फिर अरस्तु से ही कुछ मिलती जुलती प्रतीत होती है। अगला, वितरणात्मक न्याय का व्यवहार में क्रियान्वयन असंभव। क्या? वितरणात्मक न्याय का व्यवहार में क्रियान्वयन असंभव। यहाँ जो वितरणात्मक न्याय की बात हुई है, क्या? योग्यता और पात्रता के अनुसार भाग निश्चित करें। लेकिन भाई वर्तमान समय में राष्ट्र राज्य बहुत बड़े हैं, ऐसी स्थिति में सभी व्यक्तियों को योग्यता और पात्रता के अनुसार कहाँ से दिया जाएगा? इतने संसाधन नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए व्यवहार में इसका क्रियान्वयन हो नहीं सकता है। अगला तीसरी आलोचना क्या है? योग्यता का निर्धारण कठिन है। सीधी सी बात है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि योग्यता पात्रता के अनुसार भाग निश्चित करें। लेकिन भाई योग्यता का क्या अर्थ लेंगे? आधुनिक समय में योग्यता का अर्थ क्या लिया जाता है? तीक्ष्ण बुद्धि से लिया जाता है। किस लिया जाता है? तीक्ष्ण बुद्धि से लिया जाता है। जबकि वास्तविक रूप में अरस्तु ने इसका तात्पर्य क्या बताया था? सदाचार से माना था। किससे माना था? सदाचार से, सद्गुण से माना है। किससे माना है? सद्गुण से माना है। इसका मतलब वास्तविक रूप में योग्यता का निर्धारण ब्याज कठिन है। और अगली आलोचना क्या है? चौथी, कि न्याय धनिकों का विशेष अधिकार है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में हम यहाँ ये कहेंगे कि जब ये योग्यता और पात्रता की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में योग्यता पात्रता का आधार अरस्तु ने धन को भी माना है। इसलिए हमें कहेंगे कि न्याय धनिकों का विशेष अधिकार बन जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के न्याय के अंतर्गत ये कुछ कमियां भी हैं। तो
अब इन आलोचना के आधार पर क्या हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के न्याय का कोई महत्व नहीं है? नहीं, अरस्तु के न्याय का कुछ महत्व क्या है? वास्तविक रूप में आधुनिक समय में अरस्तु का जो वितरणात्मक न्याय है, क्या वितरणात्मक न्याय है, इसका तो पालन करना ही चाहिए। अर्थात वास्तविक रूप में व्यक्तियों को योग्यता और पात्रता के अनुसार उनका हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अयोग्य व्यक्तियों को तो आप कुछ हिस्सा दे दे, जबकि जो योग्य व्यक्ति हैं उनको पुरस्कार भी ना दिया जाए, उनको राजकीय पद भी ना मिले, ये गलत बात है। इसलिए वितरणात्मक न्याय का तो आधुनिक समय में भी प्रयोग किया जा सकता है। ये है हमारा अरस्तु का न्याय का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, यदि अरस्तु के न्याय का सिद्धांत आपकी समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी के साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारी अगली वीडियो आपको मालूम हो सके। धन्यवाद।